क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बार बार हमने बात की है. Distributed system model which shows how data are processing in distributed across a range of components. Set of standalone servers which provide specific services such as printing data. Set of clients which call on the services network which allows client to access server. अच्छा, हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात की है. तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है? बेसिकली हमारी क्लाइंट स्टैंड अलोन सर्वर जैसे बात की है, बैकएंड पे हमारे सर्वर्स होते हैं डिफरेंट टाइप, बहुत से सर्वर बड़े होते हैं, और फ्रंट एंड पे हमारे क्लाइंट डिफरेंट टाइप की क्लाइंट एप्लीकेशंस होती हैं जो कि स्टैंड अलोन सारे काम कर रही होती हैं. और क्लाइंट का सर्वर से इंटरेक्शन जो होता है वो थ्रू ए नेटवर्क होता है. जैसे आपने इंटरनेट पे कुछ सर्विसेज, क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट की साइड पे गूगल आपको शो हो रहा है, और गूगल पे आप कुछ टाइप करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन गेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कोई रिस्पॉन्ड मिलता है. तो आप थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो सर्वर को, और सर्वर से वो डाटा आपके पास आता है जो आपको रिप्रेजेंट होता है आपके साइट पे की एप्लीकेशन पे. तो ये आर्किटेक्चर का एक स्टाइल है. इसकी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखें, ये फिर मैं पिक्चर है, यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं. क्लाइंट साइड पे कुछ एप्लीकेशंस होंगी जो कि, और सर्वर साइड पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. अब क्लाइंट ये सर्विसेज गेट करता है थ्रू आ नेटवर्क. यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट जो है, फॉर एग्जांपल वो कैटलॉग सर्वर को यूज कर सकता है, वीडियो सर्वर जो है वीडियो क्लिप फिल्म्स और ये पिक्चर्स के साथ डील कर रहा है, और ये वाला हाइपरटेक्स्ट के साथ डील कर रहा है. तो जिस टाइप का डाटा क्लाइंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पर्टिकुलर सर्वर से वो चीज गेट करता है थ्रू इंटरनेट. ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? बेनिफिट्स में distribution of data is straightforward, makes effective use of network system, may require cheaper hardware, easy to add new servers or upgrade existing servers. यहाँ पे देखें, एक तो आप डिवाइड कर लेते हो डिफरेंट उसमें पोर्शन में. आपका टास्क जो काम है आप डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देते हो. आप डिवीजन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, आराम से डिवाइड कर सकते हो. और अगर कोई आपको एक्सटेंड करना है तो वो करना भी बहुत आसान होता है. आप एक और सर्वर अटैच करते हो, एक और सर्वर अटैच करते जाते हो, तो उससे आपकी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होती. यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है? नो शेयर डाटा मॉडल, so subsystem use different data organization, data interchange may be inefficient, redundant management in each server, no central register of the names and services, it may be hard to find out what services are available. इसके नुकसान क्या है कि एक तो डाटा मैनेजमेंट जो होता है, सेंट्रल कोई डाटाबेस नहीं है, हर सर्वर अपनी अपनी मैनेजमेंट कर रहा है, और ओवरहेड है, रिडंडेंट मैनेजमेंट हो रही है, और एक सर्वर को बिल्कुल भी नहीं पता दूसरे सारे सर्वर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर यहाँ पे एक क्लाइंट आता है उसमें देखना है वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ये सर्वर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बाकी सर्वर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड किए रहे हैं, ये बात देखी हुई है. एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल की बात करते हैं. यूज टू मॉडल द इंटरफेसिंग ऑफ सब सिस्टम. सब सिस्टम हमारे पास आ गए हैं. हमने कहा सब सिस्टम आपस में इंटरफेस उनका होता है, उन्हें आपस में इंटरलिंक करना होता है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंटरफेसेस को यूज करते हैं. एक तो क्लाइंट के का साइड पे इंटरफेस होता है, एक सब सिस्टम का आपस में इंटरफेस होता है. लाइक अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें. Organize the system into set of layers, each of which provides a set of services. लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है. ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल में सिस्टम को लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, जिसमें हर लेयर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है. लेयर supports the incremental development of the subsystem in different layers. When a layer interface changes, only the adjacent layer is affected. अगर किसी लेयर में कुछ चेंज होता है तो सिर्फ उसके साथ वाली जो लेयर होती है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि उसमें वो चीज इम्प्लीमेंट उसकी इंफॉर्मेशन हो रही होती है, बाकी सारी चीजों को अफेक्ट लेयर को अफेक्ट नहीं हो रहा होता. However, often difficult to structure system in this way. इसकी कैसे होती है यहाँ पे देखें.
जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल है उसमें हमने कहा कि हम सिस्टम को क्या करते हैं, लेयर्स की फॉर्म में मॉडल करते हैं, और एक लेयर डिफरेंट इंटरफेस जो होते हैं वो सिस्टम के शो होते हैं। जैसे वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक डेटाबेस है, देन ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट है, वर्जन मैनेजमेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर यहाँ पे इस इंटरफेस में कोई चेंज आता है तो वो सिर्फ डेटाबेस सिस्टम वाली लेयर को इफेक्ट करेगा, बाकी सारों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर डेटाबेस में आता है तो वो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट वाली लेयर को इफेक्ट करेगा, बाकी सारे इंटरफेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो ऑन ये ऐसे इम्प्लीमेंट हो रही है। जहाँ पे ये होता है कि हम अगर हमारा सेफ्टी का कोई क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स की बात की थी, वहां पे हमने बात की थी कि जहाँ पे हमें सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट होती है तो हमारी जो चीजें हमें ज्यादा सिक्योर रखनी होती है वो उनको हम जो इंटरनल लेयर्स होती हैं उनमें रखते हैं। कंट्रोल मॉडल्स, हमारा जो सिस्टम स्ट्रक्चरिंग थी पहला स्टेप, दूसरा कंट्रोल मॉडलिंग, देन थर्ड पे था मॉड्यूल डिकम्पोजिशन। तो कंट्रोल मॉडल्स में क्या होता है, आर कंसर्न विद द कंट्रोल्ड फ्लो बिटवीन द सबसिस्टम के दरमियान कंट्रोल फ्लो के साथ लिंक होता है इनका, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सिस्टम डिकम्पोजिशन मॉडल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो सकता है और इवेंट बेस्ड कंट्रोल हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड कोड में जैसे नाम से वो सेंट्रलाइज्ड होगा, वन सबसिस्टम हैज one subsystem has overall responsibility for control and starts and stop other subsystem। एक सबसिस्टम की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बाकी सबसिस्टम के साथ डील कर रहा होता है, उनको स्टॉप स्टार्ट सारा कर रहा होता है। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है। इवेंट बेस्ड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, ईच सबसिस्टम कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नली जनरेटेड इवेंट फ्रॉम अदर सबसिस्टम और अदर सिस्टम, हर कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि बाकी सारे सिस्टम की स्टार्ट और स्टॉपिंग को वो मॉनिटर कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, और यहाँ पे जो होता है वो जो इवेंट जनरेट होता है उसके रिस्पॉन्ड में कोई भी सब सिस्टम रिएक्ट कर सकता है। इन दोनों को मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ, ये देखें, ये सेंट्रलाइज सिस्टम की है। अच्छा, सेंट्रलाइज कंट्रोल में आगे हम उसकी डिटेल देखते हैं। कंट्रोल सब सिस्टम टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर सिस्टम। एक कंट्रोल सब सिस्टम होगा जो कि बाकी सारे सिस्टम्स को मैनेज कर रहा होगा। इसमें कॉल रिटर्न मॉडल आता है और मैनेजर मॉडल आता है। आगे एक तो कंट्रोल मॉडल्स में दो टाइप्स होती हैं इसकी, सेंट्रलाइज और इवेंट बेस्ड मॉडल। अब कंट्रोल जो सेंट्रलाइज है उसकी आगे दो टाइप है। सेंट्रलाइज में हमने कहा एक सेंट्रल सिस्टम होता है जो कि बाकी सबको मैनेज कर रहा होता है, उसकी आगे दो टाइप्स हैं, कॉल रिटर्न मॉडल और मैनेजर मॉडल। कॉल रिटर्न में क्या होता है, टॉप डाउन सब रूटीन मॉडल वेयर control starts at the top of the subroutine hierarchy and moves downwards, applicable to sequential system। manager model क्या होता है, applicable to concurrent system, one system component control the stopping, starting and coordination of other system processes can be implemented in sequential। अच्छा, कॉल रिटर्न और मैनेजर सिस्टम के हम एग्जांपल देते हैं। ये देखें, कॉल रिटर्न में क्या लिखा हुआ था, टॉप डाउन सब रूटीन मॉडल। ये मेन प्रोग्राम होता है, ये आप रिस्पॉन्सिबल होता है इन तीनों के लिए। अब ये जो है रूटीन 1 ये रिस्पॉन्सिबल 1.1 और 1.2 के लिए। अब 1.1 जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी आगे 1.1.1 1.1.2 सो ऑन। तो ये इस तरह से चलता रहता है कोड। और रियल टाइम सिस्टम कंट्रोल कैसे है, ये सिस्टम कंट्रोलर है, सेंट्रलाइज कंट्रोलर है जो कि बाकी सारे के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड था हमारे पास इवेंट ड्रिवन सिस्टम। इवेंट ड्रिवन में क्या होता है, ड्रिवन बाय एक्सटर्नली जनरेटेड इवेंट where the timing of the event is out with the control of the subsystem with which process the event। two principal event driven models, broadcast system और interrupt driven models। interrupt driven में हमारे पास दो है, event driven में दो हैं जो कि ब्रॉडकास्ट मॉडल है और इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल है। ब्रॉडकास्ट पे क्या होता है, एन इवेंट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द, नाम से जैसे है कि वो सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, विच कैन हैंडल द इवेंट, एनी सब सिस्टम कैन हैंडल द इवेंट। इंटरप्ट इवेंट ड्रिवन में, इंटरप्ट ड्रिवन क्या होता है, यूज्ड
in real-time system where the interrupts are detected by the interrupt handler and passed to the some other components for processing. Separated and production system. Broadcast model क्या होता है? Effective in integrated subsystem on different computers in a network. Subsystems register an interest in specific event. When these occurs, control is transferred to the subsystem which can handle the event. Control policy is not embedded in the event, and message handlers subsystem decide on the event of interest to them. However, subsystem don't know if or when an event will handle. अच्छा, ब्रॉडकास्ट मॉडल में वो कह रहे हैं कि एक जो इवेंट आता है कोई भी, तो वो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है. कोई भी जो इंटरेस्टेड होता है इस सिस्टम, वो उसे हैंडल कर लेता है अपनी मर्जी के मुताबिक. जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक यहाँ पे डिफरेंट आपको शो होंगे, ब्रॉडकास्ट कर दिए जाएंगे. अब जो सा सब सिस्टम हैंडल करना चाहेगा वो उसको हैंडल कर लेगा. फॉर एग्जांपल इधर मैंने एक कर दिया, इधर एक कर दिया, इधर भी एक कर दिया. अब सब सिस्टम 3 जो है ये इस इवेंट में इंटरेस्टेड है, तो वो इसे हैंडल कर लेगा. जो सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन सिस्टम में क्या होता है? यूज्ड इन रियल time system where fast response to an event is essential. There are known interrupt types with a handler defined for each type. हैंडलर बनाए होते हैं जिसमें किसने इसे हैंडल करना है. Each type is associated with the memory location and hardware which causes transfer to the handler. Allow fast response but complex to program and difficult to validate. ये इंटरप्ट ड्रिवन की एग्जांपल दी हुई है. उसमें मेमोरी एसोसिएट होता है. हर हैंडलर, हर इंटरप्ट के साथ एक हैंडल होता है जो को प्रोसेस कर देता है किसी प्रोसेस को. मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन थर्ड स्टेप था हमारा. फर्स्ट आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस में हमारा फर्स्ट हमने सिस्टम स्ट्रक्चरिंग की, देन कंट्रोल मॉडलिंग किया कि कैसे कंट्रोल मॉडलिंग में हमने आगे डिटेल देखा इंटरप्ट ड्रिवन की जो आपने बात की अभी, जो हमारी इवेंट ड्रिवन हो रहा है और जो कॉल एंड रिटर्न और मैसेज, ये सारी जो थी हम बात कर रहे थे कंट्रोल मॉडलिंग की. अब हम मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन की बात करते हैं. अनदर स्ट्रक्चरल लेवल वेयर सब सिस्टम्स आर डिकम्पोज इनटू मॉड्यूल्स. 2 मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन मॉडल्स कवर. ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, एक डाटा फ्लो मॉडल होता है. ऑब्जेक्ट मॉडल वेयर द सिस्टम इज डिकम्पोज्ड इनटू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. ये जब हम सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में बना रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, तो हम मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन ऑब्जेक्ट मॉडल के अकॉर्डिंग करते हैं. एक होता है डाटा फ्लो मॉडल. अगर हमारे सिस्टम में क्लासेस बन ही ना रही हो, हमारे सिस्टम में कोई क्लासेस नहीं बन रही, तो हम सिस्टम की डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे? अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वो क्लासेस ही नहीं है, तो हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग यूज कर रहे हैं. उसमें हम डाटा फ्लो देखेंगे. हम डिफरेंट फंक्शंस में सिस्टम को डिकम्पोज करते हैं फंक्शन में, और फंक्शंस की इनपुट और आउटपुट होती है कि डाटा कौन सा आ रहा है और कौन सा जा रहा है. इसको पाइपलाइन मॉडल भी कहते हैं. If possible, decisions about concurrency should be delayed until modules are implemented. अब ऑब्जेक्ट मॉडल और डाटा फ्लो मॉडल की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है? स्ट्रक्चर द सिस्टम इनटू द सेट ऑफ लूजली कपल्ड ऑब्जेक्ट्स with well-defined interfaces. Object-oriented decomposition is concerned with identify object classes with their attributes and operation. When implemented, objects are created from these classes and some controls models used to coordinate objects. जैसे मैंने आपसे बात की, जहाँ पे क्लासेस की बात हो रही है, क्लासेस जैसे सिंपल जैसे क्लास डायग्राम में हमने डिफरेंट क्लासेस का आपस में इंटरेक्शन शो किया था, तो यहाँ पे भी वही चीज शो की जा रही है. हमने कहा था कि जब ये चीजें हम डिजाइन मॉडल बनाते हैं तो हमें एनालिसिस मॉडल हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे वो चीज आ गई है कि जब हम ऑब्जेक्ट मॉडल बना रहे हैं तो हमें क्लास डायग्राम से हेल्प मिल रही है. ये ऑब्जेक्ट मॉडल की एक एग्जांपल दी हुई है इनवॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए. कस्टमर क्लास है, पेमेंट, इनवॉइस, रिसीट, तो ये उसके इंटरेक्शन को शो किया जा रहा है. डाटा फ्लो मॉडल क्या है? फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस their input to produce output, may be referenced to as a pipe and filter model. Variants of this approach are very common. When transformations are sequential, this is a batch sequential model which
extensively used in data processing system, not really suitable for interactive system. इसकी एग्जांपल कैसे है? इसमें हमारे सिस्टम में क्लासेस नहीं होती हैं, हम सिस्टम में डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शंस की इनपुट्स और आउटपुट होती हैं. रीड इशूड इनवाइसेस, इनवाइसेस इसको मिलती है, इनपुट और रीड करता है. आइडेंटिफाई पेमेंट, पेमेंट्स आइडेंटिफाई करता है. इशू रिसीट, फाइंड पेमेंट्स और इशू पेमेंट रिमाइंडर, कस्टमर को रिमाइंडर दे देता है. अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे जिस एग्जांपल को ऑब्जेक्ट मॉडल से ये एग्जांपल हमने दिखाई थी और उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे डाटा फ्लो मॉडल से दिखा रहे हैं. ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए आपको डिफरेंस समझ आ जाएगी. जब अगर हम मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन ऑब्जेक्ट मॉडल में करते हैं तो ये ऐसे होगी, और अगर हम डाटा फ्लो मॉडल में करते हैं तो मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन ऐसे होगी. अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, जिसको हमने कहा था डोमेन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर. Architecture models which are specific to some application domains. Two types of domain-specific models: generic models and reference models. Generic models, which are abstractions from a number of a real system and which encapsulate the principal characteristic of the system. जो कि एब्स्ट्रैक्शन होती हैं रियल सिस्टम से और एनकैप्सुलेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल करते हैं. रेफरेंस मॉडल क्या होता है? विच आर मोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियलाइज्ड मॉडल, provide a means of information about the class of system of comparing different architecture. Generic models are usually bottom up models, reference models और टॉप डाउन मॉडल. यहाँ पे आप देखें जो जेनेरिक मॉडल्स होते हैं वो बॉटम अप होते हैं और रेफरेंस मॉडल जो होते हैं वो टॉप डाउन मॉडल की अप्रोच को यूज कर रहा होता है. जेनेरिक मॉडल कंपाइलर model is well known example, although other model exist in more specialized application domain like lexical analyzers, symbol table, syntax analyzer, syntax tree. Generic compiler model may be organized according to different architecture models. अच्छा, यहाँ पे आपको कंपाइलर मॉडल की अगर आर्किटेक्चर अगर एग्जांपल देते हैं तो यहाँ पे देखें टेबल, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, कोड जनरेशन. जो भी कंपाइलर होता है वो इसी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है. टोटल जे जेनेरिक उसका प्रोसेस दिया गया है. जो जेनेरिक मॉडल होते हैं हम उसमें अपनी मर्जी से अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम एक जेनेरिक मॉडल को फॉलो करके उसी को आगे यूज कर सकते हैं. लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए दिया गया है ये. Reference architecture models are derived from a study of the application domain rather than from existing system. Application domain जो है उसकी स्टडी करके उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. May be used as a basis for system implement to compare different systems. It acts as a standard against which system can be evaluated. OCI model is a layered model for communication system. ये एक रेफरेंस मॉडल है, एक स्टैंडर्ड है उस डोमेन में, तो उससे हम उसको एज ए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं. और OCI रेफरेंस मॉडल, OSI. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग स्ट्रक्चर सिस्टम. अच्छा, बेसिकली होता क्या है, हमने देखा है आज के लेक्चर में आर्किटेक्चर के बारे में कुछ डिटेल देखी है. हमने देखा कि आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर सिस्टम स्ट्रक्चरिंग आता है, कंट्रोल मॉडलिंग आता है और डिकम्पोजिशन, मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन आता है. हम लार्ज सिस्टम को रियली कंफर्ट, जो बड़े सिस्टम होते हैं वो सिंगल आर्किटेक्चर को यूज नहीं कर रहे होते, बट मल्टीपल आर्किटेक्चर को कंबाइन करके एक हेट्रोजीनियस आर्किटेक्चर को यूज कर रहे होते हैं. सिस्टम डिकम्पोजिशन मॉडल इंक्लूड रेपोजिटरी मॉडल. जब सिस्टम को डिकम्पोज किया जा रहा होता है तो उसमें रेपोजिटरी मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल और एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल इसको यूज किया जा सकता है. कंट्रोल मॉडलिंग जब कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल आता है और इवेंट ड्रिवन आता है. सेंट्रलाइज में आगे कॉल वाला हमने देखा था और इवेंट ड्रिवन में भी आगे हमने देखा था कि एक तो हम वो कर सकते हैं, इंटरप्ट ड्रिवन कर सकते हैं. मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन मॉडल इंक्लूड डाटा फ्लो और ऑब्जेक्ट मॉडल्स. डाटा फ्लो हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग कर रहे हैं तो हम उसमें ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसमें हम डाटा फ्लो मॉडल यूज करेंगे. डोमेन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर मॉडल्स आर abstractions over an application domain. Abstraction होते हैं, they may be constructed by abstracting from existing system or may be idealized reference model, idealized model. अच्छा,
ये आपकी समरवेल की जो बुक है उसका चैप्टर 10 था। आपने इसको रीड करना है। आपकी रीडिंग असाइनमेंट है कि आपने ये चैप्टर रीड करना है नेक्स्ट क्लास तक। मैं इसमें से कुछ भी क्विज ले सकती हूँ, कुछ पूछ सकती हूँ।